गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज के क्लास में हम 1857 की क्रांति के हम सबसे लास्ट क्लास में पहुंच चुके हैं और आज हम पूरे कंप्लीट कर देंगे जितने भी आपके टॉपिक्स बचे हुए हैं 1857 की जो क्रांति में, उसे हम पूरे तरीके से इस क्लास में कंप्लीट कर देंगे, जिसमें हमको जानना है कि अवध में किस तरह से विद्रोह हुआ था। उसके बाद हम एक मुफ्त बंदोबस्त जानेंगे, तालुकदार कौन थे, इन चीज़ों के बारे में इस क्लास में एकदम विस्तार से समझेंगे। मात्र यही आपके 2 टॉपिक या 3 टॉपिक कुछ बचे हुए थे, उनको इस क्लास में पूरे कंप्लीट तरीके से समझा कर हर एक चीज़ में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे आपका कानपुर में विद्रोह तो हो चुका था। अवध में हम देखते हैं कि अवध की सहायक संधि भी हम करा चुके थे। तो अवध में विद्रोह और विलय इसका किस तरह से किया गया था, इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ये हैं आपके जल्दी जल्दी नोट्स लिख लीजिए। उसके बाद ये फिर तालुकदार और हम देखेंगे एक मुफ्त बंदोबस्त। इसे समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन इसको समझाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है ना तो समझने का। लेकिन आप इसे लिखना चाहते हैं तो एक तरह से लिख सकते हैं, छोटे से टॉपिक है ये। आप लिख सकते हैं इतिहास लेखन की सीमा। तो ये आपके जो चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए हम 2-3 टॉपिक जो आपके बचे हुए हैं उसको हम समझा देते हैं। उसके बाद अगला चैप्टर हम फिर स्टार्ट करेंगे यात्रियों के नज़रिए भाग 2 से, क्योंकि भाग 3 के 2 चैप्टर हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो पढ़ा लेंगे, इस पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम जानते हैं कि अवध में विद्रोह। अवध सबसे महत्वपूर्ण रियासत में से एक था अवध। अवध में विद्रोह कि अवध में विद्रोह कैसा हुआ, कि हम अवध में विद्रोह किस तरह से हुआ। तो आपको हम पिछले क्लास में ही पढ़ाए हुए थे सहायक संधि। आपको पता होगा सहायक संधि जो कि 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेनेजेली के द्वारा लागू किया गया था सहायक संधि। और इस सहायक संधि को ही 1801 ईस्वी में 1801 ईस्वी में अवध में लागू किया गया था। जो सहायक संधि 1798 ईस्वी में बना, देखिए एक है सहायक संधि, सहायक सहायक संधि। सहायक संधि कब बनाया गया था? 1798 ईस्वी में। 1798 ईस्वी में सहायक संधि किनके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड वेनेजुएली के द्वारा। सबसे पहले कहां लागू किए थे? उन्होंने अवध पर ही किया था। तो 3 साल के बाद 1801 ईस्वी में अवध में इस सहायक संधि को लागू किया गया। और इसी सहायक संधि को जब लागू किया गया तो अवध के जितने भी नवाब थे उनकी नवाबी घट गई, यानी कि वो नवाब के जो जीवन जीते थे उनमें प्रभावित हो गए। अब नवाब पहले जैसा नहीं रह गए कि नवाब अंग्रेजों पर पूर्ण रूप से निर्भर हो गए। अंग्रेज अब नवाबों की जो सैनिक थी वो एक तरह से सारा ध्वस्त हो गया, सारे छीने जा रहे थे, क्योंकि सहायक संधि लागू करने के बाद नवाबों की नवाबी घट गई थी कि नवाब अपना ना तो सेना रख सकते थे, ना ही वह अपने ऊपर निर्भर, बल्कि वो अंग्रेजों के ऊपर निर्भर रह रहे थे। तो ये होते थे कि नवाब की इस तरह था। तो हुआ क्या, एक दिन की बात है कि ये सहायक संधि लागू किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि अवध के जो एक बहुत ही फेमस नवाब थे वाहिद अली शाह, इसके साथ यही हुए। तो वाहिद अली शाह वाहिद अली शाह की ही पत्नी थी बेगम हजरत महल। आप इसे जानते होंगे, वेरी वेरी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल किसके थे? वाहिद अली शाह की ही पत्नी थी। इन्होंने ही अवध और एक है लखनऊ से इन्होंने 2 जगह से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। कौन? वाहिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल। तो अवध से वाहिद अली शाह को यह करके निकाल दिया गया कि आप अच्छे शासन नहीं कर रहे हैं। यह करके वाहिद अली शाह का नवाबी को छीन करके उन्हें अवध से निष्कासित कर दिया, बर्खार कर दिया, बाहर ढकेल कर लथिया के भेज दिया और उसे क्या कर दिया? कोलकाता जाइए कह के वाहिद अली शाह को कोलकाता भेज दिया गया।
जब अवध को में जो वाहिद अली शाह जो नवाब था उन्हें निष्कासित कर दिया गया तो वहाँ की जनता बहुत ही दुखी थे। वहाँ की जनता चाहते थे कि नहीं ऐसा मतलब हमारे पास जो नवाब थे वो ख़त्म हो गए, आप यहाँ पे जा रहे हैं। जनताओं का शोक मनाना पा साथ साथ बेगम हजरत महल दुखी थे कि मेरे हस्बैंड भी वहाँ से वहाँ चल जा रहे हैं, इस तरीके से होता है। तो इस तरह से क्या थे कि जो अवध के जो नवाब थे वाहिद अली शाह उन्हें कोलकाता भेज दिया गया। इस तरह से देखते हैं कि अवध का एक तरह से दमन होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब अवध चले गए अपने नवाबी वाला पद से, तो अवध के समय जो सभा होता था, जो नवाबियों के लिए जो नवाब होते थे ना, बड़े राजा महाराजा, नाच गान नृत्य डांस, एक तरह से दास दासियां होती थी, वो सारे चीजें खत्म हो हुए, अर्थात अवध का एक तरह से सांस्कृतिक पतन भी वहां पे देखने को मिलता है। और अवध के सांस्कृतिक पतन होने के साथ साथ पूरी तरह से अवध का जो बागडोर होता है वो अंग्रेजों के हाथों में चला जाता है। और इसी के लिए अवध को और अपनी पति वाहिद अली शाह को न्याय दिलाने के लिए बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में अवध और लखनऊ से नेतृत्व किए थे। यही थी घटना बेगम हजरत महल की कहानियां भी और अवध में विद्रोह का। उसके बाद हम एक और देखते हैं कि ये ताल्लुकदार कौन है। ताल्लुकदार, तो ताल्लुकदार और एक मुश्त बंदोबस्त में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। ताल्लुकदार एक बिचौलिया होते थे, यानी कि जो जमींदार होते थे ना, बीच का काम करते थे, उसी तरह से ताल्लुकदार भी बिचौलिया होते थे। ताल्लुकदार के पास बड़े बड़े सेना होते थे, बड़े बड़े टुकड़ियां होते थे। बड़े बड़े तालुकों के पास 12 से 13 हजार तक सैनिक होते थे। छोटे छोटे ताल्लुकदारों के पास 200, 300, 400 जैसे टुकड़ियां हुआ करते थे। और यह क्या करते थे, जो आम किसान जनता जो है उन सभी से जमीन को अपने बलपूर्वक, अपने बल का इस्तेमाल करके उनसे लूट लिया करते थे। तो अंग्रेज चाहते यह थे कि ये ताल्लुकदार को कैसे भी करके गिराया जाए, और उनकी जो ये ताल्लुकदार लोगों से जमीन छीना है उसे लेकर के असली लोगों के हाथों में दे देना। क्यों? यदि अंग्रेज ऐसा करने में सफल हो जाते तो अंग्रेजों के भू राजस्व में वृद्धि होती। यदि ताल्लुकदार के पास ही जमीन रहता तो उनके भू राजस्व में वृद्धि नहीं होती। इसलिए अंग्रेजों ने ताल्लुकदार के जो छीने गए जो जमीन है उसे लूटने के लिए एक मुश्त बंदोबस्त 1856 ईस्वी में, एक मुश्त बंदोबस्त 1856 ईस्वी में लागू किया गया। और एक मुश्त बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य यही था कि ताल्लुकदार जो लोगों से जमीन छीने हैं उसे वापस छीन करके उसके असली मालिक तक दे देना यही था। लेकिन यहाँ भी अंग्रेज कहीं ना कहीं अपना फायदा चाह रहे थे। अंग्रेज का फायदा करना यही था कि वो अपने भू राजस्व की वृद्धि के लिए कर रहे थे, और ऐसा करने में वो सफल हो गए, जिस कारण से उनकी भू राजस्व जो है 30% से लेकर के 70% तक क्या हो गई, बढ़ गई। तो यही थे आपके ताल्लुकदार और एक मुक्त बंदोबस्त में संबंध। ताल्लुकदार आखिरकार उन्होंने 1857 की जो क्रांति इसी के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा, और 1857 की जो क्रांति ताल्लुकदार लड़ते हैं वह बेगम हजरत महल के खेमे से लड़ते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आपको बहुत ही अच्छे ये बात भी मतलब बहुत सारे चीज़ होंगे। तो ये क्लास जो आपका होता है बहुत छोटे से क्लास थे, क्योंकि 1857 की जो क्रांति है, 1857 की जो क्रांति है उसका होता है आपका द एंड, यानी कि चैप्टर विद्रोही और राज। कौन? विद्रोही और राज, ये आपके खत्म हो गए। ठीक है, जो कि आपके थर्ड। तो आपके इतिहास में 12 क्लास में आपको 3 बुक पढ़ना है। भाग 1 जो कि पूरा कंप्लीट है, भाग 2 जो कि इनकम्प्लीट है, भाग 3 जिसमें आपके 4 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर शुरू से कंप्लीट है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड बुक, पूरे कंप्लीट कर लेंगे। ये बुक का को भाग 4 चैप्टर है इसमें, तो चारों चैप्टर को एकदम पढ़ लेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। हर एक टॉपिक, हर एक वीवीआई क्वेश्चन को आपको बताते जाएंगे। यदि आप इतना कर लेते हो तो गारंटीड आप बहुत ही अच्छे स्कोर कर सकते हैं 12th क्लास के एग्जाम में। तो आप हमारे क्लास, आपकी क्लास कोचिंग सेंटर से जुड़े रहिए, ताकि आपको अच्छे से अच्छे नोट्स मिले, अच्छे से अच्छे अंडरस्टैंडिंग पावर मिले, अच्छे से अच्छे आपको PYQ क्वेश्चन पेपर मिले, ये अच्छे से अच्छे आपको क्या
MCQ क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सारे चीज़ में, ताकि आप अपने तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।